हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। मैं विकास कुमार शर्मा आपके लिए आज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति और अपस्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं तथा अपस्फीति जिसको इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं। अपस्फीति को मुद्रा संकुचन भी कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग तीन स्थितियां को देखेंगे कि क्या होती है बाजार की तीन स्थितियां। तो देखिए, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होता है उस समय आदर्श स्थिति का होता है। जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है उस स्थिति को आदर्श स्थिति कहा जाता है। आदर्श स्थिति में बाजार में अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होती है तथा डिमांड जब बढ़ जाता है लेकिन सप्लाई डिमांड के तुलना में उतना नहीं बढ़ पाता है, उस स्थिति में मुद्रास्फीति को देखा जाता है। तथा डिमांड जब कम रहता है और सप्लाई उसके तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में अपस्फीति को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम मुद्रास्फीति के परिभाषा को जानेंगे कि क्या होता है मुद्रास्फीति। तो देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मूल्य स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि मुद्रास्फीति है। अब हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है, महंगाई। तो मुद्रास्फीति में भी क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। देखिए, अंग्रेजी भाषा में इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ मुद्रा के मूल्य में कमी होना है। अब हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तब मुद्रास्फीति को देखा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई उसके तुलना में कम रहता है। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा ज्यादा हो जाता है। वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मनी इज ग्रेटर देन गुड्स एंड सर्विस। तो ये कह रहा है कि मनी मुद्रा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किससे, गुड्स एंड सर्विस से, वस्तु और सेवा से। तो देखिए, मुद्रा की मात्रा ज्यादा परंतु कीमत कम हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में मुद्रा की मात्रा तो ज्यादा, पैसा ज्यादा आ जाता है लेकिन उस पैसा का कीमत क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वस्तु और सेवा की मात्रा कम होने से उनकी कीमत बढ़ जाती है और वस्तु और सेवा की मात्रा डिमांड के अनुरूप नहीं हो पाती है जिससे उनकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। मान लीजिए, जब मुद्रास्फीति नहीं था तब बाजार में 20 रुपए में 1 किलो चीनी मिलता था, लेकिन मुद्रास्फीति हो जाने के बाद 20 रुपए में आधा किलो चीनी मिलेगा। यानी महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कि मुद्रास्फीति का मापन कौन करता है। मुद्रास्फीति के मापन थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है।
इसको थोक मूल्य सूचकांक को इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, शॉर्टकट में WPI कहते हैं, तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, शॉर्टकट में CPI बोलेंगे। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक, तो थोक बाजार जो मंदी होती है में परिवर्तन को देखा जाता है एक निश्चित समय के लिए। निश्चित समय में कितना दिन? 15 दिन में जो भी परिवर्तन आता है उसी के आधार पे यह पता लगा लेता है कि मुद्रास्फीति बाजार में देखा जा रहा है या नहीं। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए उपभोक्ताओं को मिलने वाली कीमतों पर परिवर्तनों को देखा जाता है इसमें, तथा निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन, निश्चित समय में 2 महीने का वक्त होता है, इसी में होने वाले परिवर्तन को देख के इसका अंदाजा लगाया जाता है कि बाजार में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है या नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक पूंजीगत वस्तुओं को रखा गया है। थोक मूल्य सूचकांक में पूंजीगत वस्तुओं को रखा गया है, जैसे ऑयल, पेट्रोल, स्टील, सीमेंट इत्यादि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फूड प्रोडक्ट को रखा गया है। भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अब हम लोग मुद्रास्फीति की स्थितियां जानेंगे। तो देखिए महंगाई जब 3% से कम होती है तो इससे हम लोग घिसटती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे, तथा जब महंगाई 3 से 5% तक रहती है तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए ये दोनों क्या होता है? नियंत्रित होता है, यानी ये दोनों नियंत्रण में रहता है, इस पे को तुरंत सुधारा जा सकता है, तुरंत। लेकिन जब महंगाई 5 से 10% तक हो जाती है तो उसे हम लोग दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह चिंतन का विषय हो जाता है, क्योंकि इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, कुछ बहुत ही चिंतन करके इसको सुधार करना पड़ता है। तथा जब 10% से ऊपर महंगाई बढ़ जाती है तो उसे निगलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था संकट में आ जाता है और इसे सुधारने में बहुत समय लग जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो देखिए मुद्रास्फीति रहेगा तब क्या क्या हो सकता है। तो महंगाई बढ़ जाएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाएगा, ऋण देने वाले को नुकसान होगा। अब देखिए ऋण देने वाले को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मुद्रा का मात्रा तो बढ़ जाता है लेकिन मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाती है। तो इसलिए जो भी बैंक होते हैं ऋण देते हैं तो उन्हें काफी इसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। जमाखोरियों को फायदा हो जाता है। जो भी दुकानदार होते हैं वे जमा करके ऊंचे दामों पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा भी होता है। उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। मुद्रास्फीति जब भी होता है तो मुद्रास्फीति में देखा जाता है कि उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन और रोजगार की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है। अब क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसमें सप्लाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो सप्लाई करने के लिए कंपनी क्या करेगा? कोई भी जो फैक्ट्री है वो उत्पादन करेगा, और जब ज़्यादा उत्पादन करेगा तो उसे ज़्यादा रोजगार भी देना होगा। अर्थशास्त्री फिलिप्स के अनुसार यदि महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है और महंगाई कम होने पर बेरोजगारी बढ़ती है। इस कथन को उन्होंने अपने एक वक्र जिसका नाम फिलिप्स वक्र है उस पे बताया है। अब देखिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मुद्रास्फीति पर मौद्रिक उपाय करके, राजकोषीय उपाय करके और अन्य उपाय करके हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। अब मौद्रिक उपाय में क्या क्या किया जाता है? तो नई मुद्रा के निर्गमन किया जाता है, नोट निर्गमन पर नियंत्रण किया जाता है, साख व मुद्रा पर नियंत्रण करके
हम लोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा सकते हैं। देखिए, दूसरा है राजकोषीय उपाय। तो राजकोषीय उपाय में करों में वृद्धि कर दिया जाता है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर दिया जाता है, नए कर लगाया जाता है, मतलब नया नया टैक्स को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, जो लोगों से वसूला भी जाता है। मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाता है, संतुलित बचत बनाना पड़ता है तथा घाटे की वित्त अवस्था में कमी करना पड़ता है। अन्य उपाय में देखिए, उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुओं का आयात करके संग्रहण पर रोक, निर्यात में कमी, बचत को प्रोत्साहित करके और उचित मजदूरी नीति बनाकर हम लोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सभी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय थे। अब हम लोग डिफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्लेशन को हिंदी में मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्लेशन की परिभाषा, डिफिनीशन को जानेंगे। तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, तब यह स्थिति मुद्रा अस्फीति कहलाता है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाता है और वस्तुओं का मूल्य घटता जाता है। याद रखिएगा, इसमें मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा और वस्तु का मूल्य उतना ही घटता जाएगा मुद्रा अस्फीति के कारण। तो जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ जाता है, यानी जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, तो उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है और मुद्रा अस्फीति का यह कारण बन जाता है। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की मात्रा बढ़ जाती है। जब वस्तु और सेवा की मात्रा ज्यादा होने से इनकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। तथा जब चीजें सस्ती होने पर भी नहीं बिकती, जिसे हम लोग मंदी कहते हैं, मंदी मुद्रास्फीति से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें चीजें जितनी सस्ती होती है उतनी ही क्रय शक्ति क्या होती है, घटती जाती है। तो ये देखेंगे हम लोग नीचे कि कैसे आखिर क्रय शक्ति घटेगी और कैसे मंदी खतरनाक होती है मुद्रास्फीति से। इसके लिए मैंने नीचे लिए एक बॉक्स बना दिया है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, जब मंदी बढ़ेगी, जब मंदी आ जाएगी बाजार में, तो उत्पादन घट जाता है। उत्पादन इसलिए घट जाता है क्योंकि चीजें तो बिकती नहीं है, इसलिए जो भी फैक्ट्री होते हैं वे उत्पादन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो उसमें काम करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे, जिससे रोजगार में कमी आ जाएगी, और रोजगार में कमी आ जाएगी यानी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और जब रोजगार में कमी आ जाएगी तो लोगों के पास पैसा भी नहीं रहेगा। तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्रय शक्ति में क्या होगी, गिरावट आएगी, जिससे आय में भी कमी हो जाएगी। मुद्रा और स्फीति के प्रभाव। तो देखिए, मुद्रा और स्फीति के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो मुद्रा और स्फीति के कारण मांग में कमी होती है, उत्पादन में कमी होती है, रोजगार में कमी होती है, मुद्रा की मात्रा में कमी परंतु मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऋण देने वाले को यहाँ पे फायदा हो जाता है। याद रखिएगा, मुद्रा स्फीति में क्या होता था, ऋण देने वालों को नुकसान होता था, लेकिन मुद्रा और स्फीति में ऋण देने वाले को क्या हो जा रहा है, फायदा हो जा रहा है, क्योंकि मूल्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये देख लीजिएगा, नोट में 2 पॉइंट है, इसे ठीक से समझ लीजिएगा। मंदी को रोकने के लिए बाजार में पैसा को डाला जाता है, और ज्यादा, ये भी याद रखिएगा कि ज्यादा डालने पर इन्फ्लेशन आ सकता है। और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बाजार में पैसा सोखते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ज्यादा यदि सोख लेंगे तो डिफ्लेशन भी आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।